हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आज की इस वीडियो में हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आखिर क्या था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितने लोग शामिल हुए थे, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था, और इसमें शामिल होने वाले कुछ ब्रिटिश समर्थक नेता कौन थे, और किन किन मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किया गया था, और ये सम्मेलन जो है वो असफल हो गया। तो आखिर असफल होने के कारण क्या थे, इस पर भी हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री को आप एक स्टोरी की तरह अगर समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको रटकर करेंगे तो ये क्लियर नहीं हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और याद रखने में भी मुश्किल होगी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब किया गया था? 1930 में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन उसके पहले बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। रावी नदी के तट पर यह हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस लाहौर अधिवेशन में 2 पॉइंट रखे गए थे। एक तो पूर्ण स्वराज, जो जितने भी युवा नेता थे कांग्रेस के, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे शामिल, और उन्होंने कहा कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो एक पूर्ण स्वराज्य का मुद्दा रखा गया। और दूसरा, सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और लाहौर कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर है, इसलिए इसे रावी अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जब सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया, उसके बाद ही जस्ट उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी। 11 सूत्री मांगे रखी थी किसके सामने? पहले तो यंग इंडिया, और उसके बाद किसमें? लॉर्ड इरविन से। लॉर्ड इरविन को भी उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि ये हमारी 11 मांगे हैं, अगर आप इन मांगों को पूरा करेंगे तो हम जो ये हमारे कांग्रेस का जो प्रस्ताव पारित हुआ है सविनय अवज्ञा का, हम वो नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप एक बार साइमन कमीशन के वीडियो और नेहरू रिपोर्ट ये जरूर आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझने में आसानी होगी। क्योंकि बिना साइमन कमीशन को समझे हुए और बिना नेहरू रिपोर्ट को समझे हुए और बिना सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझे हुए आपको ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है अंग्रेजों ने क्यों किया था वो समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ये 3 वीडियो, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वीडियो, ये तीनों आप जरूर देखिए। तो मैंने ये आपको बताया कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी इरविन के पास भी लेटर लिखकर, और यंग इंडिया जो कि एक मैगजीन थी, पत्रिका थी, उसमें 11 सूत्री मांगों के बारे में भी डिटेल में मैंने अपने सारे वीडियो में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वीडियो में बताया है। आप एक बार जरूर देखिए उन वीडियोस को, तो आपको समझने में आसानी होगी। नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि 11 सूत्री मांगे आखिर क्या थी। तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। तो गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी यंग इंडिया में और लॉर्ड इरविन से भी। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया? उन मांगों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं, आपकी जो भी डिमांड है हम उनको नहीं मानेंगे। तो उसका जवाब क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी मार्च किया गया था। नमक सत्याग्रह भी कहते हैं जिसे, नमक सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों
कि जो नमक कानून है उसका उल्लंघन किया और एक मुट्ठी नमक बनाया और हवा में उछाल दिया था। तो गांधी का कद जो है वो बहुत बड़ा हो गया था दांडी मार्च में, और कांग्रेस भी जो थी वो बिजी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और अंग्रेजों को ये लग रहा था कहीं ना कहीं, जो ब्रिटिश सत्ता थी उनको ये लग रहा था कि अब भारत पर राज करना क्या हो रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारों की भीड़ शामिल हुई थी। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में बढ़ती जा रही थी। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर ऐसी ही स्थिति रही, हमारे खिलाफ ऐसा ही असंतोष रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को बुलाया कि आइए आप हमसे बात कीजिए। इसके रीजन यही था क्योंकि जो भारत का जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद उसको कमजोर करना, जो राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो रही थी, एकता आती जा रही थी, उसको कमजोर करना और दुनिया को ये दिखाना कि हम भारतीयों को बराबरी का दर्जा देते हैं। और साइमन कमीशन पर क्या था, डिस्कशन करना। साइमन कमीशन पर डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि भारत में संवैधानिक सुधारों की सीरीज में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस थी उस पर बातचीत करने के लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और भारत में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए भी अंग्रेजों के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये सीरीज में, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सीरीज में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1932 ईस्वी में किया गया। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि आखिर राउंड टेबल ही इसे क्यों कहते हैं, रेक्टेंगुलर टेबल या फिर स्क्वायर टेबल क्यों नहीं कहते हैं? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन छुपा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन उन्होंने इसलिए किया, वो एक सांकेतिक रूप से ये दिखाना चाहते हैं कि हम सभी भारतीयों को क्या समझते हैं, बराबर समझते हैं, इसलिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। बाकी जो भी टेबल होते हैं उसमें एक जो हेड होगा वो यहाँ पे बैठेगा और सब इधर बैठते हैं। तो अपने आप में ही ये सांकेतिक हो जाता है कि ये जो हेड है बाकी सब वो मेंबर्स हैं इसके। लेकिन राउंड टेबल में ऐसा कुछ दिखता नहीं कि कौन हेड है और कौन बाकी अन्य सदस्य हैं। तो इसलिए अंग्रेजों ने सांकेतिक रूप से राउंड टेबल को चुना, दुनिया को दिखाने के लिए और भारतीयों को ये दिखाने के लिए कि हम आपको क्या करते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करेंगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चला था, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। और इसका उद्घाटन किया था उस समय के ब्रिटेन के जो सम्राट थे उन्होंने। उस समय के सम्राट कौन थे, जॉर्ज फिफ्थ ने इसका उद्घाटन किया था, जो ब्रिटिश सम्राट थे उस समय के। तो इसका उद्घाटन किया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ ने। और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, लंदन में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा, भारतीयों को ऑफर दिया, आओ आप लंदन घूमो, देखो कैसा है। तो अभी के टाइम पे भी लंदन जाना अपने आप में लोगों की एक एक्साइटमेंट की बात होती है, तो उस समय भी था लोगों में। तो उन्होंने कहा कि आओ भाई आप हमारे यहाँ लंदन घूमो, रहो। और काफी लंबे समय तक भी ये चला था, 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी तक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके अध्यक्ष थे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
रैमसे मैकडॉनल्ड। इसके अध्यक्ष थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड। हाँ, एक बात, लंदन किस नदी के किनारे है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 12 नवंबर 1930 से लेकर 1931 में किया गया, उसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट ने किया था। कौन थे उस समय के सम्राट? जॉर्ज फिफ्थ। और उसके अध्यक्ष थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस समय के रैमसे मैकडॉनल्ड। और भारत के वायसराय कौन थे उस समय? ये भी आता है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन। कौन थे वायसराय? लॉर्ड इरविन थे भारत के वायसराय उस समय तक। और कुल कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने प्रतिनिधि थे, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? तो 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें कि ब्रिटिश राजनीतिक दल, बहुत सारे दल ब्रिटेन में भी थे, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और भी बहुत सारे थे। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी के 16 प्रतिनिधि थे, यानी कि ब्रिटिश स्पोक्समैन भी कह सकते हैं या ब्रिटिश प्रवक्ता भी कह सकते हैं। कितने थे? 89 में से 16 वो थे देसी रियासत, जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासत, उससे भी 16 प्रतिनिधि थे। उस समय लगभग 600 देसी रियासत थे भारत में। समझ ली कितनी बड़ी संख्या थी उस समय के हिसाब से ये। और ब्रिटिश भारत यानी कि जहां पर अंग्रेजों का शासन था, उनके द्वारा शासित स्थानों से 57 राजनीतिक नेता थे। 57 राजनीतिक नेता थे। तो टोटल 89 प्रतिनिधि थे, जिसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी के 16, देसी रियासत के 16 और ब्रिटिश भारत के कितने थे? 57 राजनीतिक नेता थे। तो इसमें जो भाग लेने वाले जो भारत के प्रतिनिधि थे, उसमें सबका तो नहीं, लेकिन जो मेन है मैं उनका नाम आपको जरूर बताऊंगी। जैसे कि अगर हम देखें मुस्लिम लीग से, तो मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद सफ़ी, आगा खां, ये सारे मेन लीडर्स थे जिन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद फजलुल खान, AK फजलुल हक। अगर दलित वर्ग की अगर हम बात करें कि पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? BR अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। देसी रियासतों के भी पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें थे अकबर हैदरी मुख्य रूप से, मैसूर के दीवान, ग्वालियर के कैलाश नारायण हक्सर, पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह, बड़ौदा के महाराज, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, नवानगर के KKS रंजीत सिंह, अलवर के महाराज जयसिंह प्रभाकर, और इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोरिया, सांगली और सरीला के शासक। तो ये नाम आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे नाम हैं, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। लेकिन जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, तो उसकी मैं बात करूंगी हिंदू महासभा, जिससे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदू महासभा की तरफ से भाग लिया था BS मुंजे और MR जयकर ने। उदारवादी पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी के तरफ से तेज बहादुर सप्रू, VI चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने भाग लिया था। और एक कुछ अगर हम सिख की बात करें, सिख समुदाय की, तो सिख समुदाय की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह, और एक और नाम है, और एक और नाम है सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार संपूर्ण सिंह। तो सिख समुदाय की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया था। कैथोलिक ईसाई के तरफ से AT पनीर सेल्वम, और एक और क्रिश्चियन थे, और उनका नाम था KT पॉल। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। तो ये भी क्रिश्चियन समुदाय के तरफ से इन्होंने भी भाग लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसमें से जो तेज बहादुर
स्प्रू थे, जो उदारवादी दल के थे, उन्होंने एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक संघ होगा, अखिल भारतीय संघ होगा। और इसके जो मेन पॉइंट है मैं वो बता रही हूँ कि किस मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था। तो भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने पर डिस्कशन हुआ था, और अंबेडकर ने क्या डिमांड की कि अछूतों के लिए एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, यानी कि अछूत जो है उनके लिए एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वहां की वोटिंग उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेज बहादुर स्प्रू ने अखिल भारतीय संघ का विचार पेश किया था, और मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन किया था। और जो भी हमारे पिंसरी स्टेट थे, यानी कि देसी रियासत थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन उनकी क्या शर्तें थी कि उनकी आंतरिक संप्रभुता बरकरार रहनी चाहिए, यानी कि वो इंटरनल मैटर पे कोई हस्तक्षेप संघ नहीं करेगा। और बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी। संघीय संरचना पर डिस्कशन किया गया था। प्रांत के संविधान के सिंध और जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हैं उनको अलग करने की बात की गई थी। अल्पसंख्यकों पर डिस्कशन किया गया था, रक्षा सेवाओं पर, मताधिकार पर, और विधायिका के प्रति कार्यकारी जिम्मेदारी, यानी कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी, इस पर भी डिस्कशन किया गया था। तो ये सारे मुद्दे थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चर्चा किए गए सारे मुद्दे थे। एक और मुद्दा था, इसमें नहीं है, वो था वर्मा को भारत से अलग करना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे वो साइमन कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस थी उसी पर डिस्कशन करने के लिए किए गए थे। तो उसमें भी ये सारे पॉइंट थे, और वर्मा से भारत को अलग करने का पॉइंट उसमें भी था, तो इस पर भी डिस्कशन किया गया था। और जब 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आएगा, उसके बाद वर्मा को, यानी कि म्यांमार को, भारत से अलग कर भी दिया जाता है। तो हमने देखा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन पे चर्चा के मुद्दे क्या थे और किन किन बातों पर इस पर डिस्कशन किया गया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या हुआ? और एक और बहुत बड़ी चीज जो आपने शायद नोटिस किया होगा कि इसमें जितने भी लोगों ने भाग लिया था 89, उसमें कांग्रेस नहीं था। इतनी बड़ी पार्टी जो भारत के का रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं उस समय की थी, उसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। आखिर क्यों? तो ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस कहाँ बिजी थी? सिविल डिसोबियंस मूवमेंट में बिजी थी। 1930 में कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस चला रही थी। और पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कब किया गया था? 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये नवंबर में। और इसका मकसद ही था भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको कमजोर करना। और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने में बिजी थी, जिसमें दांडी मार्च हुए थे, धरसाना में लाठीचार्ज अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, बहुत कुछ हुआ था। तो इसलिए कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या किया था? बहिष्कार किया गया था। और लाहौर अधिवेशन में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि ये डिसाइड किया गया था कि साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए अगर अंग्रेजों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आएगा तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्या नहीं चाहिए? हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस के बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में बताया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के वीडियो में, आप उसको जरूर देखिएगा। साइमन कमीशन का वीडियो भी मैं एक बार फिर कहूंगी जरूर देखिए, और नेहरू रिपोर्ट को भी आप जरूर देखिए, तभी आपको आगे की सारी हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। अभी हिस्ट्री बहुत है, आप जब तक कड़ी कड़ी एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग नहीं लिया।
और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इतने लोगों ने भाग लिया, देसी रियासतों ने और अन्य राजनीतिक दलों ने, ब्रिटिश स्पोक्स पर्सन्स ने भाग लिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ असफल हो गया ये जो भी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, वो असफल हो गया। और जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हो गया तो जो उस समय के वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एनालाइज किया कि आखिर क्यों ये सम्मेलन जो है वो असफल हुआ। तो उन्हें लगा कि क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इतनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व उस समय कर रही थी कांग्रेस, तो इसलिए इरविन अब किसकी तरफ रुख करता है? गांधी जी की तरफ रुख करता है, गांधी की तरफ देखता है कि क्यों ना कांग्रेस के इतने बड़े लीडर से बातचीत की जाए और उनको जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें बुलाया जाए। और इरविन के ऊपर प्रेशर ऊपर से भी था, यानी कि ब्रिटेन से भी था, लंदन से भी था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड की तरफ से भी था कि किसी भी तरह से करके आपको जो अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कांग्रेस को लाना है और महात्मा गांधी को उसमें लाना है। तो इसलिए गांधी जी को क्या किया जाता है? गांधी जी को मैंने वीडियो में बताया है, सविनय अवज्ञा वाले आंदोलन के वीडियो में, कि जब धरसना की तरफ गांधी बढ़ रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो गांधी जी को जेल से क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है जनवरी 1931 में। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है और वार्ता के लिए इरविन बुलाता है गांधी जी को। गांधी जी उस समय बहुत बड़े नेता बन चुके थे, पूरे पूरे जनता का सपोर्ट गांधी जी के साथ था, तो गांधी को इग्नोर करना इरविन के लिए संभव नहीं था और ना ही ब्रिटिश सरकार के लिए यह संभव था। इतनी बड़ी छवि महात्मा गांधी की उस समय तक बन चुकी थी। और गांधी जी भी 1930 में क्या चला रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। उनके ऊपर भी प्रेशर था, उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे थे महिलाएं, व्यापारी वर्ग के लोग, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था, व्यापारी वर्ग ने भाग लिया था। तो अब महिलाएं कहने लगी कि हम इतने समय तक अपने घर गृहस्थी को छोड़कर बाहर नहीं रह सकते, परिवार को छोड़कर हम आंदोलन नहीं चला सकते, हमारे लिए संभव नहीं है। और व्यापारी वर्ग भी ये कह रहा था कि हम इतने लंबे समय तक, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इतने लंबे समय के बाद अब हम और अपनी दुकानों को बंद नहीं रख सकते। और 1929-30 में आर्थिक मंदी भी चल रही थी, ये भी रीजन था। तो व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं गांधी के ऊपर क्या डाल रहे थे? प्रेशर डाल रहे थे कि अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन अपनी चरम पर पहुंच गया था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो एक सफल आंदोलन था, लेकिन महिलाओं और व्यापारियों का अब क्या होने लगा? गांधी जी का पर प्रेशर पड़ने लगा था कि अब आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। और एक पॉइंट ये भी है कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, कोई भी अहिंसक आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोग धीरे धीरे फिर हटने लगते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें कम होने लगता है। अगर आप आज की बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख लीजिएगा कि जब भी सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आंदोलन करती है जनता, जिसमें जनता का सपोर्ट हो, कितने दिन तक जनता वहां पे रह सकती है? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन क्या होता है? कमजोर होने लगता है, लोग अपने अपने काम की ओर, अपने अपने घर की ओर फिर लौटने लगते हैं। तो ऐसा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हो रहा था। तो धीरे धीरे ये कमजोर होने की स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा था, हुआ नहीं था। और एक पॉइंट ये भी है कि गांधी जी की जो राजनीति थी वो संघर्ष करते, फिर क्या करते? विराम लेते,
फिर क्या करते, संघर्ष करते। तो ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा था। तो गांधी जी ने ये सोचा कि अब जब आंदोलन अपने चरम पर है, पिक पर है, अगर मैं उस समय उसको खत्म करता हूं तो मैं भारत के लोगों का, जनता का इंप्रेशन भी अंग्रेजों के सामने क्या जाएगा, अच्छा जाएगा कि इतने चलते आंदोलन के बीच भी गांधी वार्ता के लिए आए, कांग्रेस के लिए आए, तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, अंग्रेजों के आगे मजबूत रहेगी। और महिला और व्यापारी वर्ग का तो प्रेशर था ही गांधी जी के ऊपर। तो गांधी जी भी इरविन से वार्ता के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो शायद 15 राउंड की वार्ता हुई थी गांधी और इरविन के बीच में, जिसमें तेज बहादुर सप्रू का बहुत बड़ा हाथ था। तेज बहादुर सप्रू, इनका बहुत बड़ा हाथ था इस पैक्ट को कराने में। और जयकर, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी गांधी और महात्मा गांधी की वार्ता कराने में। और इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट। ये कब हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931, यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी और ये समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है कि दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली समझौता और गांधी इरविन पैक्ट सेम था। वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो महात्मा गांधी और जो भारत के वायसराय थे तत्कालीन, लॉर्ड इरविन, उनके बीच एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या पॉइंट थी। अब जो भी समझौता होता है दो दलों के बीच में, तो कुछ शर्तें पहला दल मानता है, कुछ शर्तें दूसरा दल मानता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी था, कुछ शर्तों को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया, कुछ शर्तों को भारत के वायसराय तत्कालीन लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया। तो अब हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स थे जिसको महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसे लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था। तो गांधी इरविन पैक्ट में जो समझौता हुआ था तो उसमें जो कुछ शर्तें थी इरविन की, जिसे महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था, उसमें तो पहला जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को क्या करना, स्थगित करना। उसको समाप्त नहीं किया महात्मा गांधी ने, उसे स्थगित किया था कुछ समय के लिए। और दूसरा जो इरविन की शर्त थी, कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। यानी कि इरविन की दूसरी शर्त थी कि कांग्रेस को जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेना पड़ेगा। तो जब गांधी जी ने ये जो स्वीकार किया सिविल डिसोबियंस मूवमेंट को, तो उनकी आलोचना भी की गई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि इतने चलते हुए आंदोलन को, जब वो अपने पीक पे था, उसे स्थगित करना बापू ने ये सही नहीं किया। और अगर हम देखें तो इरविन ने आखिर कौन कौन से पॉइंट्स थे उसको स्वीकार किया, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए थे। तो शराब और विदेशी कपड़ा की दुकानों पर धरना देने का अधिकार, शराब और विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना देने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का अधिकार, उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार जो अब तक अंग्रेजों के पास था, सरकार के पास था, भारतीयों को तटीय क्षेत्रों में दे दिया गया। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर मैं डिस्कशन करूंगी अभी, वो था ऐसे राजनीतिक कैदियों को रिहा करना जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। ऐसे राजनीतिक कैदी जिन पर क्या है, हिंसा का आरोप नहीं है,
रिहा करना, इस पर मैं अभी एक डिस्कशन करूंगी, आपको बताऊंगी भगत सिंह के बारे में भी। और सरकारी सेवकों को वापस लेना, जो भी सरकारी जो भी जॉब वाले थे उनको सरकार ने निकाल दिया था, उनको फिर से जॉब पर वापस अंग्रेज सरकार लेगी। और जितने भी जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जिनकी जमीनें जब्त कर ली गई थी, उनको वापस करना। जमीन क्या करना? वापस करना। किसकी? लैंडलॉर्ड्स की, यानी कि जमींदारों की जमीन वापस करना। यानी कि इरविन ने स्वीकार किया विदेशी कपड़े की दुकानों पर और शराब की दुकानों पर भारतीयों को धरना देने का अधिकार मिलेगा, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का अधिकार मिलेगा, सरकारी सेवकों जिन्हें की जॉब से निकाल दिया गया था उसको फिर से वापस जॉब में ले लिया जाएगा। और ऐसे जमींदार जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, तो उनकी जमीनें सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी, उनकी जमीनों को वापस करना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा था मैं आपसे डिस्कशन करूंगी, ऐसे राजनीतिक कैदी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, वो उनको रिहा करने पर सहमत हुए थे। तो एक साइन हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, और इतिहास में भी ये चर्चा अभी भी होती है, कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो फांसी की सजा दी गई थी, 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, 1931 में इनको फांसी दी गई थी। अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि ऐसा नहीं है। महात्मा ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से भगत सिंह, सुखदेव और क्या, राजगुरु, इन तीनों को माफ करने के लिए कहा था कि इन तीनों को आप छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते तो फांसी की सजा को आप क्या कीजिए, उम्र कैद में बदल दीजिए, बट फांसी नहीं दीजिए। लेकिन इरविन ने कहा कि नहीं, हम इस मुद्दे पर बिल्कुल सहमत नहीं हैं, हम इस मुद्दे पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक पॉइंट ये रखा भी कि ऐसे राजनीतिक कैदी जिस पर हिंसा का आरोप नहीं है, उनको क्या करेंगे? रिहा करने का बात किया गया था। यहाँ पर इशारा साफ साफ किसकी तरफ था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरफ था, क्योंकि उन पर हिंसा का आरोप था, सैंडर्स की हत्या में उनका हाथ था। इसलिए ये क्लॉज को इसीलिए डाला गया क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनको छोड़ना नहीं था, फांसी देना ही देना था। ये भी कहा जाता है कि गांधी जी ने उस पैक्ट पे साइन किया, इस वजह से उनको फांसी दी गई। ऐसा नहीं है, फांसी की सजा उनको पहले से तय थी। 31 अक्टूबर 1930 को ही सजा सुना दिया गया था इन तीनों को। और गांधी इरविन पैक्ट मैंने कब बताया? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने इन तीनों को बचाने की कोशिश नहीं की थी। महात्मा गांधी ने कोशिश की थी, लेकिन इरविन नहीं माना था इस पॉइंट पे। वो अडिक्ट था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन तीनों को तो नहीं छोड़ेंगे, इनको तो फांसी हम देकर ही रहेंगे। तो गांधी भी क्या कर सकते थे? वो रिक्वेस्ट ही कर सकते थे, ऑर्डर तो कर नहीं सकते थे। उनको भी अपनी जनता का प्रतिनिधित्व ही करना था। तो इस मुद्दे पर जो नौजवान भारत सभा थी, नौजवान भारत सभा पंजाब में, वो गांधी जी से बहुत नाराज थी कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। तो हमने देखा कि किन किन पॉइंट पर गांधी जी राजी हुए थे और किस किस पॉइंट पर लॉर्ड इरविन राजी हुआ था। उसके बाद जब ये पैक्ट हो गया, ये साइन हो गया 5 मार्च 1931 को, जिसे हम क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और गांधी जी ने क्या किया? शर्त के हिसाब से सिविल डिसोबियंस मूवमेंट को, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ टाइम के लिए क्या किया? स्थगित कर दिया। और गांधी इरविन पैक्ट जो था, गांधी इरविन
पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, उसको मंजूरी भी कांग्रेस की दिलानी जरूरी थी। इसलिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया 29 मार्च 1931 को। कहाँ पे? कराची में। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 29 मार्च 1931 में आयोजित किया गया, जिसे कि हम कराची अधिवेशन भी कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन में सबसे पहले तो जो भगत सिंह थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को श्रद्धांजलि दी गई। सबसे पहले इनको क्या दिया गया? श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि 6 दिन पहले ही 23 मार्च को ही इनको फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई थी। गांधी की रिक्वेस्ट को इन्होंने नहीं माना था। तो सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई और उनको शहीद का दर्जा दिया गया। क्या सा दर्जा दिया गया? शहीद का दर्जा दिया गया। उन्हें कहा गया कि ये देश के लिए शहीद हुए हैं। और दूसरा जो पॉइंट था, दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता मतलब क्या? गांधी इरविन पैक्ट, उसको क्या हुआ? मंजूरी दी गई। मंजूरी दी गई कि ठीक है, जो दिल्ली समझौता हुआ है उसको हम मंजूरी देते हैं। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। और गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, तो वहां पर फिर वार्ता होती है, अन्य दलों के प्रतिनिधि भी आते हैं। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन समझ में आया होगा और चीजों को, फैक्ट्स को समझने में आसानी हुई होगी। और अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आते हैं वो है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था? आपको समझने में मुझे लगता है आसानी हो गई होगी कि क्या था। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि देसी रियासत से कौन शामिल हुए थे, और जो ब्रिटिश भारत था उससे कितने लोग शामिल हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने शामिल हुए थे लोग, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? लंदन में किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि लंदन किस नदी के किनारे है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कुछ ब्रिटिश समर्थक नेता कौन थे? मतलब कि ऐसे भारतीय जिनका सॉफ्ट कॉर्नर था ब्रिटिश शासन के प्रति, वो कौन थे? किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी? मैंने ये बताया आपको किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। आई होप आपको समझने में इजी रहा होगा। और ये अगर असफल हो गया था तो क्यों हुआ था? क्या कारण थे इसके असफल होने के? और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट क्या था? गांधी इरविन पैक्ट क्या था और ये कब हुआ था? दिल्ली समझौता क्या था? दिल्ली समझौता किसे कहते हैं, या फिर दिल्ली समझौता क्या था? और ये भी आपको मुझे लगता है समझने में आसानी रही होगी कि गांधी जी आखिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने में क्यों नहीं सफल हो पाए थे। तो ये भी आपको मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को समझने में आसानी हुई होगी, किस तरह से भारत में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था और हम आज़ादी की तरफ अपने बढ़ रहे थे। इन सब बातों को समझने में आपको आसानी हुई होगी। तो ये तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, और अभी 2 गोलमेज सम्मेलन और होने थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।